चलिए थर्ड, बैंकर, बैंक एंड सुपरवाइजर, सम एजेंसीज टू रेगुलेट एंड supervise their proper functioning, the central bank और इंडिया में RBI act as a banker to the other banks, in this sense the commercial bank also having a same relationship with the public. चलिए आयुष अब बोल बेटा। सर मैं ये कह रहा था, आज मैम ने वो मनी शुरू कराया, मैम बता रही है कि कोर्स में सिर्फ मनी सप्लाई का एक ही मेजर है, बाकी तीनों हमारे कोर्स में नहीं है। बेटा मैंने तुझे क्या बोला है, एक मेरी बात सुन, मैं दूसरा सब्जेक्ट अकाउंट्स पढ़ाता हूं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो आउट ऑफ कोर्स है, कभी तू बोलता है? नहीं सर। फिर आप ना 12th स्टैंडर्ड में 10 पॉइंट की जगह 12 पढ़ जाओ, 12th है ये। टीचर्स, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था एक स्कूल का, स्कूल में बोला गया एक अकाउंट्स का चैप्टर है वॉल्यूम 2 शेयर्स, उसका डिस्काउंट मैम ने बोला आउट ऑफ सिलेबस है, पूरा साल नहीं पढ़ाया और आर्ग्यू करते रहे बच्चे मेरे से पूरा साल, और पेपर में बोर्ड में डिस्काउंट का ही क्वेश्चन आया था। बेटा आप सब कुछ पढ़ के जाओ, कुछ मत छोड़ो, ये 12th है, आ गया तो आप किसको बोलोगे? और एक बात बता, मनी सप्लाई क्या मुश्किल था? नहीं सर, इजी था। तो बस जो बहुत टफ लगे, कह रही थी ना बोर्ड में भी नहीं आता। यार मैं तेरे को बता रहा हूं ना, मेरी बात सुन आयुष, अगर कोई चीज ऐसी डिफिकल्ट है और जो लर्न नहीं हो रही और समझ नहीं आ रही और वो टीचर्स कहते हैं कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है या कोर्स में नहीं, देन इग्नोर इट, नहीं तो अदरवाइज आपको करना ही करना है, आप हर चीज पढ़ के जाओ। ठीक है। मैं कोर्स, यार देख बेटा ये सारी चीजें आगे कॉलेज में प्रोफेशनल में काम आएंगी। अब एक बात सुन, 30% कोर्स रिडक्शन हुआ लास्ट ईयर, ध्यान से सुन ले। सर 30% रिडक्शन हुआ, उन बच्चों ने अकाउंट सीखी ही नहीं है, तो अब ये हिसाब लगाओ कि जब वो प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो उनको ये चीजें तो आती नहीं होंगी। 30% उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है। तो आपने हर चीज सीखनी है, हमें उससे मतलब नहीं है पेपर में आए ना आए, अगर डिफिकल्ट है देन इग्नोर, डिफिकल्ट नहीं है तो आपने करना ही करना। चलिए, एज ए banker to the bank has 3 capacities. 3 capacities. आयुष आपके पास मैथ्स है ना बेटा? मैथ्स है ना? यस तो सर एक है। बात बता मेरे को, मैथ्स में कई क्वेश्चन सर जो कराएंगे दूसरे सर वो एक्स्ट्रा कराएंगे, ये बहुत साल पहले आते थे, तो क्या आप कहोगे कोर्स में नहीं है? नहीं सर। फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो आप कर रहे हो, तो आप इसमें क्यों नहीं कर रहे? आपने करके जाना है। ठीक है सर। कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व,
अगर बोर्ड की अनाउंसमेंट होती है तो वो अलग बात है। सर ये पहला पॉइंट क्या लिखा है? कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, हमारा जो पैसा Okay. है वो बैंक में रखा जाता है, जो हमारे पास सरप्लस होता है। लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट, कोई भी लोन लेना हो, एडवांस लेना हो, तो मानसी हम कहां से लेते हैं? बैंक से। हाँ जी सर। क्लियरिंग हाउस, कोई भी चेक दिया या कोई भी बिल हुआ वो कहां से क्लियर होता है? वो हमेशा बैंक। क्लियर होता है बेटा बैंक। बैंक से। तो बैंकर की 3 चीजें हैं। पहला, हम अपना कैश रखते हैं, जो सरप्लस है हमारे पास वो बैंक में रखते हैं एज ए कस्टडियन कि सेफ रहेगा। दूसरा, कोई भी लोन लेना है या एडवांस है तो भी ट्रांजैक्शंस होंगी। तीसरा, क्लियरिंग हाउस, कोई भी चेक, कोई भी पेमेंट, कोई भी नेट बैंकिंग कुछ भी करना है तो वो क्लियरिंग हाउस। तो बैंक के 3 फंक्शन है टू द बैंक। तो हमने 2 चीजें लिखी हैं ध्यान से पढ़ने वाली। पहला हमने बोला जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के साथ उसकी डील होती है, और कमर्शियल बैंक की डील होती है पब्लिक से। तो ये हमें रिलेशनशिप ध्यान रखना है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का डाटा या उसके ध्यान रखता है, और कमर्शियल बैंक जो है वो ध्यान रखता है पब्लिक रिलेशन के ऊपर। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, 3 चीजों को और एक्सप्लेन करें जो लिखी हैं। कस्टडियन ऑफ Sir, कैश done. रिजर्व हो गया बेटा, बता दीजिए। Yes, sir. यस सर। बेटा अगर मैं आपकी तरह 12th में होता और मुझे चांस मिलता ऐसे पढ़ने के लिए, मैं अपने पॉइंट से बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी हैबिट थी कि जो पढ़ाया मैं उसको साथ के साथ लर्न करूं। अगर मैं कुछ दिन बाद लर्न करूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद मुझे याद नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर आप में से कोई कर सकता है तो प्लीज करना जरूर, साथ के साथ समझ आ जाएगा। चलिए पहला, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। आप सर एडमिट कर लो मनसी को, वो लॉबी में है। ठीक है, कर रहा हूं। कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, कमर्शियल बैंक commercial bank has to keep certain proportion of their deposit, deposits, that is known as cash reserve ratio, CRR, cash reserve ratio, with the central bank, thus central bank is a custodian of cash reserve of commercial bank, commercial banks। ये इसका पहला पॉइंट है। चलिए मृदुल समझाइए क्या लिखा है मैंने। मृदुल, आयुष बताइए कैश रिजर्व रेशो का क्या मतलब है।
CRR का क्या मतलब है? कैश रिजर्व रेशो। सर इधर कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ कैश उन्हें अपने पास रिजर्व करके रखना होता है एज अ यार जैसे डिपॉजिट। बेटा सुन, जैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं यस सर। तो लिखा होता है कि मिनिमम बैलेंस आपको इतना मेंटेन करना है। समझे मेरी बात? नो, नहीं तो चार्जेस लगेंगे। तो दैट इज कैश रिजर्व रेशो, कि इतना आपको मेंटेन करके रखना ही है। कोई सर गवर्नमेंट बैंक है तो 2,000 रुपए, कोई प्राइवेट बैंक है या इंटरनेशनल बैंक है तो 25,000, 15,000 से 25,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। हाँ जी बोलिए। सर ये सीआरआर की कोई मिनिमम परसेंटेज तो होती होगी। है, जो उसकी परसेंटेज है 7 के आसपास है, 7। वो टेक्निकल टर्म्स में है, 7 के आसपास है कुछ। ओके सर। क्योंकि ये तो हमने एक्सप्रेस किया है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का रिलेशन है। हमने तो ये एक्सप्लेन किया है कि कुछ प्रपोर्शन इनके साथ है। समझे मेरी बात? तो ये हमने पब्लिक के साथ नहीं बोला कि इतना मेंटेन करना है या कुछ है। पब्लिक के साथ तो मैंने बता दिया है, गवर्नमेंट बैंक है तो 1-2 हजार, और प्राइवेट बैंक है तो 15,000 से 25,000 प्राइवेट या फिर इंटरनेशनल बैंक, उसमें इतना मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम। HDFC है जो मुझे याद है 30,000 से अकाउंट खुलता है, 30,000 यू हैव टू मेंटेन, उसके बाद आप खोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाकी पैसा। चलिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, when commercial bank fails to meet their financial requirement from other sources। मतलब बैंकों को, कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए और अदर सोर्सेस से हो नहीं पा रहा, then they approach to the central bank, to give loans and advances, as the lender of last resort। चलिए निखिल, सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करिए। सर इसमें है जब कमर्शियल बैंक के जो फंड्स होते हैं वो हर जगह से खत्म हो जाते हैं तो आरबीआई से लोन से एडवांस लेते हैं। आपको बेटा रोज आपको मैसेज आते हैं आपके फोन पे कि ये आपको हम प्री अप्रूव्ड लोन कर रहे हैं, 2 मिनट में यस सर। 5 हाँ, मिनट में सर। आप ये ट्रांजैक्शंस करिए, आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। इसका मतलब दीज कमर्शियल बैंक्स आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कुछ भी बिक जाए, मेडिक्लेम ले लो, टर्म पॉलिसी ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर उसके थ्रू इनके फंड्स जनरेट हो गए, वेल एंड गुड, और अगर फंड्स जनरेट नहीं होते तो ये सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे। समझे बात काव्या? यस सर। आ गया समझ?
यस सर। चल बेटा फटाफट दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दे जो बोर्ड पे लिखे हैं। कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व अपने वर्ड्स में, और लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट। सर जो कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व है उसमें क्या है, जो कमर्शियल बैंक है उसको एक सर्टेन प्रोपोर्शन रखनी पड़ती है कि कितना कैश वो अपने पास रखे। हाँ ठीक है। दूसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में है जब कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है अदर सोर्सेज से, तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है जो उन्हें लोन्स और एडवांसेस के फॉर्म में मनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करते हैं। तो बेटा तू इन सबको इंग्लिश में 2-3 लाइनें बोल सकता है दोनों पॉइंट्स के लिए अपने वर्ड्स। हाँ सर थोड़ा ट्राई कर सकते हाँ बोल, ट्राई मार। हैं। सर फर्स्ट के अंदर है सर द कमर्शियल बैंक has to kept a certain proportion of their deposits with the central bank. बिल्कुल ठीक। Second में सर दूसरा, when the commercial bank wants to meet their financial requirement, they approach to the central bank as central bank provide them the as money as loans and advances. मतलब मीन टू से दिस इज द लास्ट ऑप्शन व्हेन वी टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास लास्ट ऑप्शन है जब इससे वो लेगा। बेटा प्लीज आप लोग भी जरूर बोला करें, आगे से मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी बोलिए सर, एक बार आप अलग से लिखवा दोगे कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? बेटे। कैश रिजर्व रेशियो ना जो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हैं, मैं भी किसके फंक्शन करवा रहा हूं? सर सेंट्रल बैंक के। जब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस कराऊंगा उसमें पूरा एक कंसेप्ट है कैश रिजर्व, उसमें आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व भी है, वो भी हाँ ध्यान सर, रखना। एसएलआर। तो वो वहीं पे डिस्कस होने हैं। मुझे पता है आपके स्कूल में हो चुका है, नहीं मगर सर, वहीं पे एक्चुअली वो बीएसटी में कॉन्सेप्ट है, एक जगह सीआरआर और एसएलआर का उधर कोई पढ़ा है, बात नहीं। अब स्कूल में तो नहीं हुआ। वो भी सुन ले, एक मिनट ध्यान से सुन ले। हाँ सर। कमर्शियल बैंक के कहते हैं पिछले साल तो थे ही नहीं कोर्स में कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पिछले साल। अब इस साल जो है वो हर चीज आपने करनी है। ठीक है हर सर। चीज आपने करनी है। फिर आप ये मत कहना कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या फलाना है। लास्ट ईयर सिर्फ सेंट्रल बैंक के थे, सिर्फ सेंट्रल बैंक के। ठीक है सर। समझे बात? चलिए क्लियरिंग हाउस, चलिए स्टार्ट करें। द सेंट्रल बैंक holds the cash reserve of all the commercial banks, it becomes easier and more convenient for it act as their clearing house. Clearing house. All commercial bank have their account with central bank. Thus, the central bank can easily settle claims of
commercial bank, claims of commercial banks against each other. Against each other by making debit and credit, by making debit and credit entries in their accounts. In their accounts. फटाफट बेटा पढ़ लीजिए, in their accounts. फटाफट पढ़ लीजिए। मृदुल आप एक्सप्लेन करेंगे बेटा सारा, एक सिंपल वर्ड्स में भी और इंग्लिश में भी एक आधी स्टेटमेंट बोल के देखेंगे। सेंट्रल बैंक होल्ड करता है कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक के, इजी है और कन्वीनियंट है क्लियरिंग हाउस के अंदर, और कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक के साथ होता है और सेटल करता है सारे क्लेम कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक। फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज मेंटेन होती है अकाउंट्स के अंदर। फटाफट बेटा पढ़ लीजिए और मृदुल एक्सप्लेन करिए इन योर वर्ड्स। सर इधर एक चीज पूछनी है, क्लियरिंग हाउस है क्या इधर? हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ इधर क्लियरिंग हाउस है क्या? क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि ऐसा हाउस जहां पे ये सारी ट्रांजैक्शन सेटल्ड होती है। तो वो तो बैंक ही हुआ ना, कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक और आम पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक। क्लियरिंग हाउस। ठीक है सर। चलिए बोलिए मृदुल। सर इसका मतलब है कि जो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का कैश रिजर्व होता है वो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो होल्ड करता है, साथ में ये कन्वीनियंट भी होता है और बहुत इजी भी होता है, साथ में ये क्लियरिंग हाउस की तरह भी एक्ट करता है। और सर ठीक है। और जो भी के सारे वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो उनके अकाउंट होते हैं सेंट्रल बैंक्स के साथ, तो इससे ये होता है जो उनके क्लेम्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं दोनों के बीच में। ठीक है। और सर वो डेबिट और क्रेडिट के जो क्लेम निखिल आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चल बेटा बोल दे 2-3 लाइनें इंग्लिश में, कैसे करेगा इसको एक्सप्रेस, फटाफट बोल। ऑल कमर्शियल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक हैज कैश रिजर्व फॉर ऑल कमर्शियल बैंक, it is easier and convenient to clear their checks, other things, yes, settlements, sir, and और साथ में all by commercial making bank debit has and credit account. entries, by making debit and credit entries। चलिए अब आइए इसी के अंदर लास्ट, ये तो था बैंकर टू द बैंक। अब आइए सुपरवाइजर। जरा थर्ड पॉइंट का चेक करिए, मैंने बैंकर बैंक बोला था और दूसरा बोला था सुपरवाइजर। सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक regulates and control the commercial bank। Control the commercial banks। The regulation, आयुष ध्यान से लिख लियो बेटा, तू एक्सप्रेस करेगा। The regulation of bank may be related to their licensing,
licensing, branch expansion, liquidity of assets, management merging, winding up, etc. The control is exercised by periodic inspection, मतलब time to time, periodic inspection of bank and return filed by them. चलिए, मतलब इतने सारे नए नए बैंक खुल रहे हैं, आयुष किसकी मैनेजमेंट के अंडर खुल सकते हैं? अभी लास्ट ईयर कितने बैंक मर्ज हुए हैं? एसबीआई के हुए हैं काफी सारे। कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गए बैंक, ना। यूनियन बैंक बन गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज हो गया। तो ये अंडर दी गार्डियन ऑफ किसके ओर है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हर चीज रेगुलेट या कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को, लाइसेंस इशू करता है कि आप अपना बैंक बना सकते हो, ब्रांच एक्सपेंशन, ब्रांचेस को बढ़ा सकते हो, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स और कैश डाल सकते हो, मैनेजमेंट मर्जिंग या बैंक को बंद करना हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ये अंडर दी गार्डियन ऑफ सेंट्रल बैंक होता है। तो आपको बैंकर बैंक समझ आ गया, और साथ में मैंने एक बता दिया कि सुपरवाइजर का सेंट्रल बैंक का क्या काम है, किसकी तरफ? कमर्शियल बैंक की तरफ। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। सर कर लिया। हो गया एक बार सर। बेटा एक्सप्लेन भी कर दे फटाफट। सर सेंट्रल बैंक वो क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक के हाथों में सारा कंट्रोल और रेगुलेशंस का कंट्रोल होता है। कमर्शियल बैंक्स के सारे बड़े बड़े डिसीजन जैसे लाइसेंसिंग, ब्रांच की एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स और मैनेजमेंट मर्जिंग जैसे सारे डिसीजन सेंट्रल बैंक लेता है। और ये कंट्रोल वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन करके बैंक की और वो जो रिटर्न फाइल करते हैं उनके थ्रू करता है। हाँ, और सबसे मेन बात क्या है? लाइसेंस इशू करते हैं, ब्रांच की एक्सपेंशन, लिक्विडिटी मर्जिंग करना, वाइंड अप, बैंक को बंद करना, वो सब सेंट्रल बैंक के हाथ में, कमर्शियल बैंक के हाथ में नहीं है। चलिए चौथा फंक्शन, फोर्थ, custodian of foreign exchange reserve। custodian of foreign exchange reserve। इधर बेटा आप में से बता सकते हो किसके स्कूल में ये चैप्टर हुआ है? सर मेरे स्कूल में तो सिर्फ मनी हुआ है अभी। और किसी के स्कूल में बेटा ये चैप्टर हुआ है? सर अभी स्टार्ट ही हुआ है। स्टार्ट ही हुआ है सर अभी तो। एक चीज सुन लीजिए, एक इसमें फंक्शन है फोर्थ, मनी सप्लायर वाला फंक्शन। आपको मैंने 5 फंक्शन लिखवाए थे, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। देखिए लास्ट क्लास में अगर आपने लिखा हो तो। यस सर है, फोर्थ बेटा पे वो लिखा ना, हुआ है। हाँ सुन लीजिए बेटा, वो ना लास्ट ईयर कोर्स में नहीं था,
रिडक्शन में था। तो ये मुझे सिर्फ कंफर्म करना है कि वो 5th फंक्शन कोर्स में है कि नहीं, नहीं तो मैं करा दूंगा फिर। चलिए बेटा पता कर लेना इधर मृदुल मानसवी आपके स्कूल में अगर होगा तो। ठीक है सर। ठीक है सर। द सेंट्रल बैंक एक्ट as the custodian of country's stock of gold and reserve gold and reserve of foreign exchange. This function enables the central bank to exercise a reasonable control on foreign exchange. Foreign exchange according to the regulations of foreign exchange, all foreign exchange transactions must be routed through RBI. कोई भी ट्रांजैक्शन होगी RBI के थ्रू होगी. It has two objectives. दो इसके ऑब्जेक्टिव हैं. It helps the bank to stabilizing the external value of currency. उसको स्टेबलाइज करना. दूसरा, it help in pursuing a coordinated policy. Towards the balance of payment, situation of the country. चलिए, ये इसका पूरा कंसेप्ट था. ये समझ लीजिए, कितने भी गोल्ड और रिजर्व की ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक.
और सेंट्रल बैंक जो है वो पूरा कंट्रोल रखता है फॉर गोल्ड कितना आया या क्या हुआ, स्टॉक्स क्या है, वो सारा आरबीआई के थ्रू होता है। और दूसरी बात, इसको स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबल करके रखते हैं, और ये कोऑर्डिनेट पॉलिसी अप्रोच करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी को पता है? निखिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा? सर आपने पढ़ाया था तो अमाउंट पेमेंट। बेटा जस्ट लाइक ए डेबिट क्रेडिट साइड, जस्ट लाइक ए डेबिट क्रेडिट साइड, पैसा आना और पैसा देना, इसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे को सर पैसा जितना मिला बैलेंस तो हमारे को पैसा अकाउंट मिला में तो है। क्रेडिट हो गया, पैसा गया तो डेबिट हो गया। तो ये एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है, और ये आपके कोर्स में चैप्टर भी है, सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो का। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि जो पैसा आ रहा है वो आपका क्रेडिट है और जो पैसा जा रहा है वो डेबिट है। तो वो एक लेजर की तरह होता है जिसको हम मेंटेन करते हैं। तो आपने ये सारी चीजें बेटा अभी आगे पढ़नी है। मनी और बैंकिंग जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये 100% थ्योरी है, 100% अ टिपिकल चैप्टर, जिसको हमने रीडिंग अच्छी तरीके से करना है। ये बिल्कुल बैंकिंग का, ये ऐसे नॉर्मल है, फायदेमंद ट्रांजैक्शंस हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मगर जो बाकी चैप्टर्स हैं मैक्रो के अंदर, वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक नेशनल इनकम, बहुत अच्छे चैप्टर है, और सब में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, इसको छोड़ के। चलिए बेटा क्लास वाइंड अप कर दूं? सर हाँ जी बोलो। हमारी मैम ने मैक्रो 10th चैप्टर से स्टार्ट करी है। यार बेटा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, मैं इनके साथ कंपटीशन में नहीं आ सकता, इनके साथ तो मैं चल ही नहीं सकता, ये अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं और सर मैं इनके साथ नहीं चल सकता। हाँ जी बोलिए। इनकी स्पीड ऐसी है, यूनिक स्पीड, जो मैं नहीं कर सकता। हाँ जी बोलिए। सर हमारे भी यूटी स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो स्कूल जो है वो अलग से ही ले रहा है। 25 मार्क्स के यूटी है, तो उसमें बोल रहा है जो गूगल फॉर्म है वो 10 मार्क्स का होगा, और जो गूगल फॉर्म है वो 10 मिनट का होगा बस। अकाउंट्स, मैथ्स, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स का। और कह रहे हैं कि कितने 15 मिनट का मार्क्स का पेपर फिर है? ओरल लोगे। कितने मिनट का पेपर है? सर 10 10 मिनट मिनट का का है सर। पेपर है, 10 मार्क्स का। बेटा मैं तुम्हें एक सही बात बोलूं, हाँ जी फ्रॉम सर। माई पॉइंट ऑफ व्यू, काफी ज्यादा सोर्सेज से पता चल रहा है कि चेंज हो रहा है सिस्टम, गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आप पढ़िए, आप किसी के बेस पे मत चलिए, इवन मैं हूं या कोई और टीचर है, बेस पे मत चलिए कि सर बता दो। आप अपने आप पढ़िए। देखो, इफ यू वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको सीए करनी है या कोई और कोर्सेज ज्वाइन करने हैं या एमबीए करना है, आपको प्रोफेशनल, तो आप ये काम नहीं होगा। और 6 महीने और 1 साल, उसके बाद सब कुछ हट जाएगा, मगर आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, आपको चीजें ही नहीं पता होंगी। तो इसलिए आप ये चीजों को इग्नोर करिए, छोड़ दीजिए। तो आप अपने आप पढ़िए, एक एक वर्ड, एक एक चीज, जस्ट लाइक ऑफलाइन। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी फ्यूचर के लिए, नॉट फॉर 12th स्टैंडर्ड, नॉट फॉर 12th स्टैंडर्ड, आपकी फ्यूचर के लिए पढ़ना है आपने। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, ये चीज तो अभी सबकी स्टार्ट होनी है बेटा।